अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स आज हम इको 403 के लेसन नंबर 17 को देखेंगे। जिस स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर फिर भी कोई कहीं से भी आपको मसला बनता है या आपको कोई क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड या किसी दूसरे जो है वो कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है वो मैं जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि मुझे भी है वो उसका कुछ सिला मिले। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो आज टॉपिक है वो ये है कि इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है ये बेरोज़गारी के जो इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है इस तरह जिन घरों में जो है वो बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े, खाने पीने में मसला, अब ज़ाहिर बात है खाने पीने की चीज़ों में जो है वो कमी आती है तो फिर जो है वो लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो है वो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उनको तालीम नहीं दिलवा सकते। हम अच्छा खाना पीना नहीं कर सकते, हम अच्छा पहन नहीं सकते। ठीक है, और मुआशरे में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं उनकी जो है वो कोई इज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि जो है वो आज का दौर ही ऐसा है कि जिसके जेब में जो है वो पैसा है, जिसकी जेब में वो कहते हैं ना कि कायदे आज़म है, उसको सल्यूट है भाई। तो अब जो है वो बेरोज़गारी होगी तो वो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो फिर सैल्यूट कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोग भी जो है वो देख रही हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक आता है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसका मतलब जो कि शॉर्ट फॉर्म जो है वो पीपीपी है। और जैसे कि इसको जो है वो अगर हम पॉलिटिक्स में देखा जाए तो एक पार्टी है जिसको हम पीपल्स पार्टी भी बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, और इसके बाद जो है वो इसमें क्या कहते हैं परचेजिंग पैरिटी में ये होता है कि डिक्लेयरिंग दैट स्टेट्स दैट गुड्स must sell at the same currency adjusted price in all countries is known as PPP। मतलब वो कहते हैं कि एक ये जो नज़रिया है वो ये कहता है कि जो हमारी गुड्स जो हैं यानी जितना भी जो भी सामान है वो तमाम कंट्रीज़ में जो है वो एक ही कीमत पर फ़रोख्त होना चाहिए। तो जब एक ही कीमत पर जो है वो फ़रोख्त होगा तो मतलब इसे जो है ये पीपी का नज़रिया कहते हैं, यानी पीपी कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जैसे जो चीज़ हमारे हम कहते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान में लेट्स सपोज हम कहते हैं एक चॉकलेट ले लें आप, या किसी भी चीज़ की कीमत ले लें। जैसे हम चॉकलेट ले लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो उसको देखेंगे और फिर हम जो है वो देखेंगे कि दूसरे ममालिक में ये कितनी जो है वो पैसों में मिल रही है। अगर हम अमेरिकन में देखें तो वो मतलब इसका कितना US डॉलर होगा। ठीक है, और अगर हम सऊदी अरबी में देखें तो ये मतलब कितने रियाल में मिल रही है चॉकलेट। और वो जो है वो बाहर की जो करेंसी है वो करेंसी अगर हम पाकिस्तान में लेके आए और उसमें जो है वो हमें कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी पाकिस्तानी लिहाज से। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि पीपी जो कहती है कि तमाम ममालिक में जो है वो एक ही कीमत पर फ़रोख्त होनी चाहिए जो भी सामान है। ठीक है, जो भी गुड्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इन पीपीवी द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड टू इक्वलाइज द कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स अक्रॉस कंट्रीज़। वो कहते हैं कि जो पीपीवी है ये पीपीवी में जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो एडजस्ट करने की जो है वो एडजस्ट करता है कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स अक्रॉस कंट्रीज़, यानी जो बाकी जो कंट्रीज़ की भी जैसे जो बास्केट्स है, गुड्स ऑफ बास्केट्स है, तो कॉस्ट ऑफ बास्केट्स है, तो उसको वो कहते हैं कि उसको जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो उसको जो है वो इक्वलाइज करती है, यानी इक्वल करने की जो है वो कोशिश करती है। द रीज़न फॉर पीपी इज़ आर्बिट्रेज। वो ये कहते हैं कि ये जो रीज़न है वो पीपीपी की मतलब मनमानी है, कि मतलब वो ये चाहती है, क्योंकि पीपी का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ऊपर बताया वो ये कहते वो चाहती है कि जितनी भी चीज़ें हैं तमाम कंट्रीज़ में जो है वो सेम कीमत पर फ़रोख्त होनी चाहिए। तो वो यहीं पे कह रहे हैं आर्बिट्रेज का मतलब होता है मनमानी करना। ठीक है, तो ये कहते हैं ये रीज़न भी पीपी की है कि वो मनमानी करती है कि द लॉ ऑफ वन प्राइस, यानी कीमत का जो है वो एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पीपी जो है वो हमारे पास देखा जाए तो वो ई क्रॉस पी इज इक्वल टू पी स्टेरिक आ जाता है। ठीक है, अब ई जो है वो हमारे पास क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट को जो है वो शो आउट करवाता है। अगर सिर्फ हम ई की बात करें वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को जो है वो शो आउट करवाता है। आगे इसके जो है वो कुछ नॉमिनेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ई क्रॉस पी है वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ फॉर बास्केट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन करेंसी। मतलब ये हो गया कि जो हमारी जो बास्केट के जो हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स क्या होते हैं, जो हमारे घरेलू सामान होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो घरेलू सामान की जो बास्केट की कीमत है वो इन फॉरेन करेंसी में देखती हैं। ठीक है, और जो पी जो सिंपल पी जो है वो क्या कहता है कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। जो डोमेस्टिक गुड्स की जो बास्केट है उसकी कीमत जो है वो इन डोमेस्टिक करंट, यानी जो हमारे हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी के लिहाज से हमने जो है वो उसकी करेंसी देखनी है। और जो पी स्टाइलिक जो होती है वो क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी जो फॉरेन गुड्स उसमें होते हैं हमारी उसकी बास्केट्स में और फॉरेन करेंसी में जो है उसको चेकआउट करना होता है, तो वो हमारे पास क्या है पी स्टाइलिक होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है
ई मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू पी स्टेरिक। ठीक है, इसको जो है वो अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहें तो ई हमारे पास इधर रह जाएगा, तो पी स्टेरिक बटा ये जो पी है हमारे पास, ये इसके जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड इक्वल के साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये स्टूडेंट्स ये सेम वही चीज़ जो है वो इन्होंने इसको सोल्व कर दी। इसके बाद वो कहते हैं पी इम्प्लाइज दैट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इक्वल द रेशियो ऑफ कंट्रीज प्राइस लेवल्स। वो ये कहते हैं कि जो पी है ये जो है वो ये करवा रही कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो दो कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो इक्वल है द रेशियो ऑफ द कंट्रीज प्राइस लेवल के हवाले से। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक्सचेंज रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये को देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट बराबर होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई पी बाई पी स्टेरिक के। ठीक है, आपने जो है वो क्या करना है, इस ई की जगह जो है वो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आ जाएगी पी स्टेरिक बाय, इस ई की जगह पे जो है वो हमने ये वाली पुट की पी स्टेरिक बाय पी मल्टीप्लाई पी बाय पी स्टेरिक। ये जो है वो पी स्टेरिक से कट गया, पी से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये 1 के इक्वल हो गया। इसके बाद जो है वो डज पी होल्ड इन द रियल वर्ड की बात करते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या पी जो है वो होल्ड करती है इन द रियल वर्ल्ड में, तो पी जो है वो डज नॉट जो है वो करती है जी। पी जो है वो डज़ नॉट होल्ड इन द रियल वर्ल्ड ऑफ 2 रीजंस। वो 2 रीज़न की वजह से है ये पी जो है वो होल्ड नहीं करती। कौन कौन सी रीज़न है, एक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल, और दूसरी जो है वो गुड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। मतलब इंटरनेशनल आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल का मतलब हमारे पास क्या होगा, यानी कि जो वो बैनुल अक़वामी जिनकी जो है वो हमारी आर्बिट्रेज जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, साल से भी बोलते हैं जो मनमानी भी जैसे आप कह देते हैं। दूसरा हमारे पास गुड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स है, मतलब कि मुख्तलिफ ममालिक की अशिया का जो है वो मतबादल ना होना जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो पी को जो है वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फर्स्ट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती है, एक नॉन ट्रेड गुड्स आ जाती है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आ जाती है, यानी कि गैर जारशुदा सामान और नकलो हमल के अखराजात वाला, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स नॉनथलेस पी इज़ अ यूज़फुल थ्योरी क्या होता है। अब नॉनथलेस जो है वो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, मतलब इसको मतलब बहरहाल वो कहते हैं कि पी इज़ अ यूज़फुल थ्योरी होता है। बहरहाल पी जो है वो हमारे पास क्या है, एक मुफीद जो है वो थ्योरी है, मुफीद जो है वो नज़रिया है, यूज़फुल नज़रिया है। ये इट्स सिंपल एंड इंट्यूटिव। वो कहते हैं कि ये जो है एक सादा और बदीही जो है वो एक अमल है इन द रियल वर्ल्ड। अगर रियल वर्ल्ड में बात करें कि तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स हैव अ टेंडेंसी towards their PP values over the long run। तो वो ये कहते हैं है कि जो इन द रियल वर्ल्ड में जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो जो है वो रुझान रखती है पीपी की तरफ, वैल्यूज़ ओवर द लॉन्ग रन, लॉन्ग मुद्दत तक, यानी जो है वो तवील मुद्दत तक जो है वो पीपी की तरफ जो है वो रुझान रखती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ की तरफ। ठीक है, इसके बाद इशूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है इशूज़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले भी बताया, बहुत सारे इशूज़ होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का NRU भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं आपको पहले इसका जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहूँगी। जैसे कि वो कहते हैं कि ये भी ज़रूरत है, ये कि इकोनॉमिक का जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है वो एक इकनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की मिनिमम रेट को डिफ़ाइन करता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, एक इकनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की मिनिमम रेट को डिफ़ाइन करता है। मिनिमम रेट का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा यानी हम किसी कंट्री की बात करें, जैसे हम पाकिस्तान की कंट्री की पाकिस्तान मुल्क की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है वो हमारी जो बेरोज़गारी है कम से कम रेट होगा, तो उसको जो है ये डिफ़ाइन करता है नेचुरल रेट को। ठीक है, जब मतलब डिफ़ाइन करता है, और ये जो है वो जब लेबर जो है वो मार्केट में इक्विलिब्रियम पर होता है। ठीक है, यानी कि जब क्वांटिटी और क्वालिटी में बैलेंस होता है और लेबर मार्केट में एक्सेसिव प्रेशर नहीं होता, तो जो है वो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का ही जो है वो एक ये जो है वो अमल है। ठीक है, इसके बाद जो है वो मतलब मैं इसकी जो अगर मैं आपको इसके एग्जांपल भी देना चाहूँगी ताकि आपको सही तरह से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अच्छे ना मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी ना 2 तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि जो है वो हमारे पास जॉब सर्च और मैचिंग में जो है वो टाइम लगना होता है। ठीक है, यानी जॉब क्योंकि हम जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, मैं जॉब ढूंढते हैं, जब जॉब मिल जाती है तो मतलब हमें जब हमारी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स जो जॉब्स वाले जो मतलब इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती है और हमारा जो है स्किल्स कुछ और होती हैं, तो जिसकी वजह से वो जो है वो उनमें टाइम लगता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वही स्किल्स और जॉब रिक्वायरमेंट्स में मिसमैच, मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जॉब को ढूंढना और उनको फिर मैच करना, ठीक है, उसमें टाइम लगता है कि हमारी जितनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसी लिहाज से जो है वो रिक्वायरमेंट्स और वही जो हमारे स्किल्स हो उनमें उनको मैच करना ज़्यादा तो उनमें टाइम लगता है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें स्किल्स और जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है वो मिसमैच होना होता है, ठीक है। यानी हमारी स्किल्स कुछ और होती हैं और जॉब रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, तो इस तरह। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स टोटल लेबर फोर्स अगर हम बात करें कि लेबर हमारे पास 100 हैं, उनको जो है इसमें से जो है वो 90 लोगों को काम मिल जाता है और 10 लोगों को नहीं मिलता। और उन 10 में से भी जो है वो हम कह देते हैं कि जो 5 लोग हैं वो नया काम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। जिनको 10 लोगों को जिनको काम नहीं मिला, उनको में से जो है वो 5 लोग जो है वो नया काम ढूंढ रहे होते हैं, और उनमें से 3 जो है 3 जो है वो आउटडेटेड स्किल्स होती हैं उनकी, ठीक है। क्योंकि मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है जॉब्स की वो होती हैं वो कुछ और होती हैं, जबकि हमारी जो लेबर की स्किल्स होती हैं वो कुछ और होती है, जिसकी वजह से उन्हें वो जॉब नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो मतलब 5 जमा 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो मतलब 8% जो है लोगों को काम नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, मतलब हमारे जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कितनी परसेंट हो जाएगी, 8% हो जाएगी। लेकिन ये रेट जो है वो स्टेबल है और लेबर मार्केट में जो है ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मिनिमम हमारे पास जो है वो निकला है ना मिनिमम रेट, तो ये जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम इसके स्टेटमेंट में को जो है वो देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच द इकोनॉमी जो है वो फ्लक्चुएट्स है। वो इसमें ये है कि मतलब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये जो है वो एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी बेरोज़गारी की कुदरती शरह जो है वो एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी की औसत शरह है। क्या मतलब, बेरोज़गारी की कुदरती शरह बेरोज़गारी की औसत शरह है, और अराउंड विच द इकोनॉमी फ्लक्चुएट्स, जिसके इर्द गिर्द जो है वो मईशत में हमारे पास क्या आता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। अब जो है वो इन रिसेशन की बात करें, यानी जो कसाद बाजारी है, द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज अबव द नेचुरल रेट। इसमें वो कहते हैं कि जो रिसेशन में जो है वो बेरोज़गारी की असल शरह कुदरती शरह से बढ़ जाती है। यानी हमारी जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हकीकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो बढ़ जाता है नेचुरल रेट से। इन बूम की बात करें, बूम स्टूडेंट्स कहते हैं जैसे कि कोई चीज़ अरूज पर होती है, ठीक है। द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहते हैं एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स हो जाती है बिलो द नेचुरल रेट। वो कहते हैं कि अरूज पर जो है वो बेरोज़गारी की असल शरह कुदरती शरह से नीचे आती है। दोबारा फिर देख लें आप, इसका थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है एज एम सी क्यूज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ठीक है, तो आपने देख लेना है ये दोनों, इन रिसेशन और इन बूम को, कि इन रिसेशन में एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, जबकि नेचुरल रेट की बनिस्बत, ठीक है, नेचुरल रेट से एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा इन रिसेशन में, और इन बूम में एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिर जाएगा नेचुरल रेट से, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं आगे। इसमें ये हमारे पास फर्स्ट मॉडल ऑफ द नेचुरल रेट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास इनके आपने जो है वो याद कर लेने। एल क्या होता है, वर्कर्स इन लेबर फोर्स होता है। ई क्या होता है, एम्प्लॉयड वर्कर्स। यू जो है वो एम्प्लॉयड है, और यू बाई एल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। इसके बाद आपने कुछ ये जम्पशन है, ये भी आपने अच्छे से देख लें कि एल जो है वो एक्सोजीनियसली फिक्स्ड होता है ड्यूरिंग एनी गिवन मंथ, और एस जो है तो है वो हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स दैट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम देयर जॉब्स। मतलब एस क्या होता है, वो एम्प्लॉयड जो कि अपनी जॉब्स को जो है वो छोड़ देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, तो वो एस होता है, ठीक है। और एफ क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, एफ जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स दैट फाइंड जॉब्स। मतलब वो एम्प्लॉयड वो जो है वो हमारे पास कारकुनों का हिस्सा है, जिसमें जो है वो वर्कर्स जो है वो अपनी जॉब को तलाश करते हैं। अब एस की बात की जाए, सिंपल रेट ऑफ जॉब सेपरेशन हो गया, और एफ जो है वो रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग हो गया, ठीक है। और जो बोथ ये दोनों चीज़ें क्या, एस और एफ क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, ये दोनों बोथ एक्सोजीनियस है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के वाले से याद कर लेना। इसके बाद ट्रांजिशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि द लेबर मार्केट स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या बताती है कि द लेबर मार्केट इज इन स्टेडी स्टेट आर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज। वो कहते हैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अगर कांस्टेंट रहा, तो लेबर मार्केट जो है वो इन स्टेडी स्टेट में रहेगी, यानी कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन की जो एक इक्वेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है, एस मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई यू। अब आपको पता है एस क्या होता है,
आपने अभी जो है वो ये मैं यहाँ मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए हम इसको देख रहे हैं ना, एस मल्टीप्लाई ई। अब ऐसा आपने यहाँ पे पढ़ा रेट ऑफ जॉब सेपरेशन, और ई जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला एम्प्लॉयड वर्कर्स, और एफ जो है वो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग, और यू जो है वो हमारे पास क्या होता है, आपने यहाँ पे पढ़ा है अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल हु लूज और लीव देयर जॉब्स, वो कहते हैं कि जो वो एम्प्लॉयड जो लोग अपनी जॉब को छोड़ देते हैं या खो देते हैं, ठीक है, और बराबर होती है वो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हु फाइंड जॉब्स। जाहिर बात है जो लोग जॉब्स को छोड़ देते हैं या उनको उनसे जो है वो जॉब को वो खो देते हैं, वो बराबर होते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल के जो लोग तलाश कर रहे होते हैं जॉब्स की। जाहिर बात है वो दोनों इक्वली हो जाएंगे, क्योंकि उसके उनके पास भी जॉब नहीं रहती, फिर वो जब छोड़ देते हैं, और जो लोग तलाश कर रहे थे उनके पास भी नहीं होते, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो सॉल्विंग फॉर द इक्विलिब्रियम यू रेट, तो आपने जो है वो इक्विलिब्रियम यू रेट को जो है वो सोल्व करना है। अब आपके पास जो इक्वेशन है ये वाली यही वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इन्होंने क्या किया, एस मल्टीप्लाई ई पहले लिखा हुआ और एफ मल्टीप्लाई यू बाद में, तो ये लेकिन यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई यू पहले लिख दिया, एस मल्टीप्लाई ई बाद में लिख दिया। ठीक है, बात चीज़ वही है। इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, ई जो है ई की जगह पे आपने क्या पुट किया, एल माइनस यू पुट किया। अब आपने क्या किया, एस मल्टीप्लाई एल माइनस एस मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ रहा था, एफ मल्टीप्लाई यू आ रहा था। ठीक है, तो अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, जो सोल्व फॉर ये यू बाई एल, जब आपने सोल्व फॉर यू बाई एल किया तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्लस एस मल्टीप्लाई, ये जो एफ है इसकी जगह पे आपने क्या कर दिया, एफ प्लस एस मल्टीप्लाई यू आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ प्लस एस, यानी कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई यू बराबर हो गया एस मल्टीप्लाई एल माइनस एस मल्टीप्लाई यू। जब आप इसको इस इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई यू प्लस एस मल्टीप्लाई यू बराबर है एस मल्टीप्लाई एल के। तो इनमें से आपने यू को कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, एफ प्लस एस और मल्टीप्लाई यू आ जाएगा, और इधर हमारे पास एस मल्टीप्लाई एल रह जाएगा, जो कि आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, आ जाएगी। फिर इसके बाद जब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है आपने यू बाई एल करना है, तो ये एल इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और एफ प्लस एस इधर आ जाएगा, ये एस की डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपकी जो है वो इक्वेशन बनेगी ये वाली। क्लियर, ये यू बाई एल ही हमने क्या है फाइंड करना था। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है, आप इसको देख सकते हैं। ईच मंथ 1% ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स लूज देयर, जब वो कहते हैं कि है जब हर मंथ जो है वो 1% एम्प्लॉयड जो है वो अपनी जॉब को जो है वो छोड़ देते हैं, तो जो कि मतलब एस जिसका निकलता है 0.01 निकलता है, और ईच मंथ 19% जो है वो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपनी जॉब को तलाश करते हैं, जिनका एफ इज इक्वल टू 0.19। फाइंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने फाइंड करना होता है। हमने क्या करना है, सिंपल सा यही फार्मूला लगाना जो कि हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, और इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास 5% इसका हम जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है एग्जाम्पल, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट के हवाले से और MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको फिर जो मिस कर देते हैं जो लोग, तो फिर उनको जो है वो ये नंबर खो देते हैं अपने लापरवाही की वजह से। ठीक है, अब जो है वो हम देखते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस कहते हैं। अ पॉलिसी दैट एम्स टू रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल सक्सीड ओनली इफ इट लॉयर्स एस आर इंक्रीजेज एफ। तो वो कहते हैं ये एक पॉलिसी है जिसका मकसद ये होता है कि बेरोज़गारी की जो हमारे बेरोज़गारी की जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको जो है ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। यानी कि सिर्फ उसी सूरत में जो है ये हमारी जो है वो सक्सेसफुल होगी जब वो एस को कम करे, और ठीक है, या फिर जब वो है वो एस को कम करे या फिर एफ को जो है वो बढ़ाए। ठीक है, ये इसी कंडीशन में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास वाई इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहते हैं कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्यों होती है, कि इफ जॉब फाइंडिंग बर इंस्टेंटेनियस, वो कहते हैं अगर हमारी जो जॉब तलाश करने की जो है वो हम इंस्टेंटेनियसली जो है वो जॉब तलाश कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1 है मतलब, तो देन ऑल स्पेल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी ब्रीफ। तो मतलब जो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एंड द नेचुरल रेट वुड बी नियर ज़ीरो, हमारे पास जो है वहाँ पे इसकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो देयर आर 2 रीजंस होती हैं हमारे पास, जॉब सर्च और वेज रिजिडिटी होती है। ठीक है, तो
यानी मतलब क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर मुलाज़मत की अगर मतलब जो मुलाज़मत की जो है वो तलाश फ़ौरी होती है, तो बेरोज़गारी के तमाम हमारे जितने भी हमारे मंतर है वो कहते हैं कि मुख्तसर हो जाएंगे, और हमारी जो कुदरती शरह है जो है वो सिफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें ये बात की गई है, और इसकी दो रीज़न्स होती हैं, एक जॉब सर्च, दूसरा वेज रिजिडिटी होता है। इसके बाद जॉब सर्च एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तब होता है जब लोगों को जो है वो नया काम ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मतलब वो कहते हैं कि इस काज्ड बाय द टाइम इट टेक्स वर्कर्स टू सर्च फॉर अ जॉब। वही बात आ जाती है कि उनको जो वर्कर्स को जो जॉब तलाश करने में जो है वो टाइम लगता है। इट अकर्स एवरी व्हेन वेजेस आर फ्लेक्सिबल एंड देयर आर इनफ जॉब्स टू गो अराउंड। ठीक है, इसकी जो है वो कहते हैं कि जब का मतलब जो वर्कर्स हैं नौकरी की तलाश में, जब उनको टाइम ज़ाहिर बात है लगता है, तो ये तब भी होता है जब हमारी जो कहते हैं कि हमारी जो उजरत है, यानी जो हमारी जो हम पैसा लेते हैं जॉब करने के, उसमें ये सैलरी होती है, वो हमारी क्या हो जाती है जब अगर लचकदार हो और इर्द गिर्द जो है वो जाने के लिए हमारी काफ़ी मुलाजमतें हों। यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल रही हैं जॉब्स के लिए, जैसे हमारे पास जो कुछ एक स्किल है, जैसे मैं लेट्स सपोज मैं ये कह देती हूँ कि मैं जो है वो टीचिंग करती हूँ, तो मैं जो है वो मेरे सामने मौजूद है, बहुत सारे इदारे मौजूद होंगे कि मैं फ़लाँ जॉब के फ़लाँ इदारे में जाऊँ तो मुझे 10,000 मिल रहे, उससे दूसरे इदारे की मुझे जो है वो ऑफ़र हो रही है, उसमें मुझे 12,000, तीसरे इदारे की जो है वो मुझे 15,000 दे रहा है, उससे आगे वाला, मतलब अगर मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है वो चॉइसेस होंगी, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने वहीं पे जाना है जहाँ पे मुझे जो है वो जो है वो अच्छा जो है वो पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो है वो नौकरी तलाश में ना हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम अच्छी से अच्छी जॉब को जो है वो तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमें उसमें टाइम लग रहा होता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, और हम जो है वो फिक्स नहीं कर पाते, हम जो है वो कोई जो है कहते हैं कि हम जो है उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें ना हर बार जो है वो कोई नई चीज़ के साथ, कोई नई फैसिलिटी के साथ जो है वो हमें एक अच्छी जॉब जो है वो मिल रही होती है। ठीक है, तो इट अकर्स बिकॉज वो कहते हैं कि ये इस वजह से थे क्योंकि वर्कर्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ प्रेफरेंस। वो कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की उनके अंदर एबिलिटीज़ होती है, प्रेफरेंसेज होती हैं, और जॉब्स हैव डिफरेंट स्किल्स रिक्वायरमेंट्स, और जॉब की जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किल्स कुछ और होती हैं और रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि कॉलेज है, वो कहता है कि हमें केमिस्ट्री के जो है वो टीचर चाहिए, तो अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम वहाँ पे अप्लाई करें तो हमें जो है वो जॉब नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री की जो है वो ज़रूरत है, और मैं मैथ वाली, बेशक से मैंने एमएससी किया हुआ, और वो एमएससी केमिस्ट्री वाले को जो है वो हायर करना चाह रहे हैं, तो मैं जो क्या होगा कि फिर मैं जो है वो मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, बेशक से मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मेरी वहाँ पर की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, और मेरी जो है स्किल्स एबिलिटीज़ मेरी कुछ और है। ठीक है, मेरी जो है डिग्री कुछ और है। तो जियोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स नॉट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो वर्कर्स जो है वो आपको पता है फिर क्या होगा, उनको जो है वो इतनी जल्दी से सारी सी जॉब्स नहीं मिलती। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरी बात ये क्या होता है कि हमारे पास जो वैकेंसीज एंड जॉब कैंडिडेट्स इज़ इम्परफेक्ट। वो कहते हैं कि जो हमें कब वैकेंसीज आ रही हैं, कब जॉब्स जो है वो जो है वो कैंडिडेट्स के लिए जो है वो जॉब्स आ रही हैं, तो हमें पता नहीं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है ना, वो हमारा बहुत जो है इम्परफेक्ट है, यानी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नामुकम्मल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कब जॉब्स आ रही, क्या डेट्स है, क्या चीज़ है। तो इस वजह से भी है जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी बढ़ रही है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।